कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए नया सिलेबस आ चुका है। जो भी छात्र कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नया सिलेबस आ चुका है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आयु आप सब बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कक्षा 10 विज्ञान का सिलेबस हमारे लिए क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए सिलेबस बहुत जरूरी है ताकि वो अच्छे से बोर्ड एग्जाम की अपनी तैयारी कर सकें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो हमारा पेपर होता है, ये पूरा पेपर हमारा 100 नंबर का होता है और उसमें 70 नंबर जो होते हैं हमारे मतलब लिखित परीक्षा होती है उसके होते हैं और 30 नंबर हमारे प्रैक्टिकल के होते हैं। तो देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या रहने वाला है। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि लिखित परीक्षा में जो 70 नंबर का पेपर होता है उसमें क्या क्या आता है, उसके अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट आते हैं और कौन कौन से पार्ट नहीं आते हैं। तो हमारा कौन सा सिलेबस है जो हमें पढ़ना है ताकि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। अगर आपको सिर्फ परीक्षा में पास होना है तो आप सिर्फ 33 अंक ला सकते हैं। मतलब 23 अंक आपको लाने हैं लिखित परीक्षा में और 10 अंक आपको लाने हैं प्रैक्टिकल में। तो आप इस प्रकार से सिर्फ पास हो सकते हैं, अच्छे अंक नहीं ला सकते हैं। देखते हैं हमारे लिए क्या क्या पढ़ना है ताकि हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। हमारे लिए कौन से पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से ज़्यादा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें कितनी इकाई है, कितनी क्या इकाई नहीं है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि पहली इकाई यानी कि कितनी इकाइयों में हमारा जो सिलेबस है वो विभाजित है। तो पहली इकाई देखते हैं, इसमें है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। इसके जो हमारे पूरे अंक होंगे, इसके अंदर जितने भी चैप्टर आते हैं वो हमारे 20 अंक के होंगे, यानी 20 नंबर हमारे लिए मिलेंगे। और जो हमारी दूसरी इकाई है उसके अंदर हमारा आता है जैव जगत और इसके भी हमारे लिए 20 अंक मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। और जो हमारी तीसरी इकाई है उसके अंदर है प्राकृतिक घटनाएँ, इसके हमारे लिए 12 अंक मिलेंगे। और जो हमारी चौथी इकाई है उसके अंदर है विद्युत का प्रभाव, यानी कि ये वाली इकाई है, इसके अंदर जितने भी चैप्टर आते हैं उसके हमारे लिए 13 अंक मिलेंगे। और पाँचवीं इकाई है उसका नाम है प्राकृतिक संसाधन, इससे भी जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके हमारे लिए 5 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा जो पेपर आता है, मतलब 5 इकाइयों में जितना भी पेपर हमारा विभाजित होता है उसके हमारे लिए पूरे 70 के 70 नंबर मिलेंगे, यानी कि 70 का 70 नंबर का पूरा पेपर आता है। और जो हमारे 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है उसके भी हमारे लिए 30 नंबर मिलेंगे। तो जो पूरा पेपर हो जाता है वो पूरा पेपर 100 नंबर का हो जाता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो देखते हैं कि पहली इकाई में कौन कौन सा सिलेबस है, यानी कि कौन कौन से पार्ट हैं ताकि हमारे लिए जो पढ़ने हैं। तो इस पहली इकाई के अंदर यानी इकाई 1, इसके अंदर जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। तो इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, संतुलित रासायनिक समीकरण के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। इसके बारे में हमारे लिए पहले चैप्टर में पढ़ना है। इकाई 1 के अंदर जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। तो इसके बारे में हमारे लिए क्या क्या पढ़ना है, तो देखते हैं। हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है H पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव आयनों के आधार पर अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग, pH पैमाना की अवधारणा, लघु गणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं, यानी लघु गणक से संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। दैनिक जीवन में pH का महत्व ये भी हमारे लिए पढ़ना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को पढ़ना है, विरंजक चूर्ण को पढ़ना है, बेकिंग सोडा को पढ़ना है, धावन सोडा को पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि एवं उपयोग को भी पढ़ना है। और जो इसके अंदर तीसरा पार्ट है यानी कि तीसरा चैप्टर है उसके बारे में देखते हैं कि उसमें क्या क्या बताया गया है। तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। उसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है धातु एवं अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी, धातुक्रम, धातुक्रम की आधारभूत विधियाँ, संक्षारण तथा उसका निवारण। और जो इसके अंदर हमारा चौथा चैप्टर है देखते हैं कि उसके अंदर हमारे लिए क्या क्या पढ़ना है। चौथा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, प्रक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों। इसके अंदर टॉपिक आते हैं हाइड्रोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धति, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। यानी इसके अंदर दूसरा टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। इसके अंदर भी कुछ टॉपिक हैं। इसके अंदर टॉपिक हैं दहन है, ऑक्सीकरण है, संकलन, काम प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और टॉपिक हैं एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, केवल गुणधर्म तथा उपयोग। और दूसरा टॉपिक है साबुन तथा अपमार्जक। अब हमारी पहली इकाई समाप्त होती है। इस इकाई के अंदर हमारे लिए 4 चैप्टर पढ़ने हैं और 4 चैप्टर में हमारे लिए इतना पढ़ना है, यानी कि इतने टॉपिक पढ़ने हैं इन चैप्टरों के अंदर। तो देखते हैं दूसरी इकाई। और जो हमारी पहली इकाई है उसके अंदर हमारे लिए 20 अंक मिलेंगे, यानी कि 20 नंबर का इतने टॉपिकों से हमारा पूरा पेपर आएगा। और देखते हैं दूसरी इकाई। इसके अंदर हमारा 5वां चैप्टर है, यानी कि
दूसरी इकाई के अंदर पहला चैप्टर है, वैसे इसका नंबर 5 है, यानी 5वां चैप्टर है। और इकाई के अंदर, दूसरी इकाई के अंदर इसका पहला चैप्टर है, तो इसका नाम है जैव प्रक्रम। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। आगे देखते हैं जो हमारा दूसरा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है पौधों में दिशिक गति, पादप, हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। और टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियाँ एवं अनैच्छिक पेशियाँ, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन। और जो दूसरा चैप्टर है इसी के अंदर, यानी इसी इकाई के अंदर दूसरा चैप्टर है, उसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इसके अंदर टॉपिक है जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियाँ, सुरक्षित यौन एवं HIV AIDS, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य। इसके लिए हमारे लिए पढ़ना है। और जो इसी के अंदर हमारा दूसरा चैप्टर है, यानी कि आखिरी चैप्टर है दूसरी इकाई के अंदर, इसका नाम है अनुवांशिकता। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है अनुवांशिकता, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण का संक्षिप्त परिचय। इसके लिए हमारे लिए पढ़ना है, यानी कि इस टॉपिक के अंदर हमारे लिए ये चीज़ें पढ़नी हैं। और आगे देखते हैं जो हमारी तीसरी इकाई है, उसके अंदर हमारे लिए क्या क्या पढ़ना है और हमारे लिए क्या क्या नहीं पढ़ना है। तीसरी इकाई का नाम है प्राकृतिक घटनाएं। इसके अंदर हमारे लिए कौन कौन से चैप्टर हैं, उसके अंदर हमारे लिए क्या क्या पढ़ना है, तो देखते हैं। तीसरी इकाई के अंदर, इसके अंदर पहला ही पाठ है, और जो इकाई के हिसाब से मतलब पाठ शुरू होते हैं वो पहला है, लेकिन और जो हमारे पाठ हैं उसके अंदर हमारा ये नमा पाठ है, यानी कि रोमन में लिखा हुआ है नमा पाठ है। इसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, निगमन नहीं, यानी जो दर्पण सूत्र है उसके अंदर जो निगमन होता है उसके लिए हमारे लिए नहीं पढ़ना है। और इसके अंदर हमारे लिए आवर्तन को भी पढ़ना है और अपवर्तन को भी पढ़ना है। आगे देखते हैं, इस पेज में इसका PDF नहीं आ पाया है, तो जो आगे का पेज है उसमें इसके बारे में लिखा गया है, यानी कि अपवर्तन के बारे में हमारे लिए क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर दूसरे पेज में आ गया है, तो देखते हैं। अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस सूत्र, व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं, यानी कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस सूत्र, इसकी व्युत्पत्ति की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है उसको हमारे लिए नहीं पढ़ना है। और इसके अंदर जो पढ़ना है उसका नाम है आवर्धन, लेंस की क्षमता। आगे देखते हैं जो हमारा दूसरा चैप्टर है, इसी के अंदर हमारा 10वां चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर 10 है। इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष एवं निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग। और इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। और जो हमारी चौथी इकाई है उसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है विद्युत का प्रभाव। देखते हैं इसके अंदर हमारे लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। इसके अंदर हमारा जो पहला चैप्टर है सीरीज नंबर के हिसाब से, इसमें पढ़ना है हमारे लिए विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। और इसके अंदर दूसरा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। इसके अंदर 2 टॉपिक हैं, श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम। और हमें पढ़ना है दैनिक जीवन में इसका उपयोग, यानी इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। और इसके अंदर दूसरा टॉपिक है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा दैनिक जीवन में उपयोग। और इसके अंदर और टॉपिक है विद्युत शक्ति। और इसके अंदर और टॉपिक है, इसमें लिखा हुआ है P, B तथा I तथा R में अंतर संबंध, यानी कि इनमें क्या अंतर है क्या अंतर नहीं है, इनके बारे में हमारे लिए पढ़ना है। और इसमें जो आगे चैप्टर है, यानी कि और चैप्टर हैं इसके अंदर, उस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, घरेलू विद्युत परिपथ, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि हमारी 4 इकाई समाप्त हो जाती हैं। इनके अंदर हमारे लिए ये वाला सिलेबस पढ़ना है, इन चैप्टरों के अंदर हमारे लिए ये पढ़ना है। और जो हमारी आखिरी इकाई है उसका नाम है इकाई नंबर 5 है प्राकृतिक संसाधन। इसके अंदर हमारा जो चैप्टर आते हैं, देखते हैं कि कौन सा हमारा चैप्टर आता है, इसके अंदर हमारे लिए क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। और ये हमारी आखिरी इकाई है। इस चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। इसके अंदर पढ़ना है पारितंत्र,
पर्यावरणीय समस्याएं, ओजोन परत का अपक्षयन, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। इसके अंदर हमारे लिए ये सिलेबस पढ़ना है। तो मैंने बता दिया है कि आपको ये वाला सिलेबस पढ़ना है। इन चैप्टरों के अंदर ये वाला सिलेबस पढ़ना है। और जो सिलेबस मैंने डाउनलोड किया है, जो यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी से मैंने डाउनलोड किया है। अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इसकी वीडियो बनाकर डाल दी है, किस प्रकार से अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सिलेबस देख सकते हैं। अगर आपने बुक ले ली है तो आपके पास सिलेबस आ गया होगा। अगर आपने बुक नहीं ली है तो आप यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी वीडियो मैंने पहले ही बनाकर डाल दी है, जो मेरे चैनल पर अपलोड हो गई है। तो आप किस हिसाब से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, उसकी वीडियो पहले ही बना दी है। तो आप उस हिसाब से अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। आप किसी भी क्लास के हो, चाहे क्लास 10th के हो, क्लास 9th के हो, क्लास 12th के हो, क्लास 11th के हो, चाहे आप किसी भी क्लास के हो, सिर्फ 12th तक की बात कर रहा हूँ, 9th से 12th तक की। तो आप उस हिसाब से अपना उस वेबसाइट पर जाकर अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी से मैंने ये वाली PDF डाउनलोड की है। और इस हिसाब से हमारा जो पूरा लिखित पेपर होता है वो हमारा 70 नंबर का हो जाता है। और इसमें जो नीचे बताया गया है, इसमें बताया गया है प्रयोगात्मक। इसके अंदर हमारे 30 नंबर मिलते हैं। इसके अंदर हमारे लिए क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है, इसके बारे में नीचे बताया गया होगा। इसमें हमारे लिए एक फ़ाइल बनानी होती है, यानी कि प्रोजेक्ट कार्य करना होता है। प्रोजेक्ट कार्य में जो टॉपिक दिए होते हैं उसी के अंदर हमारे लिए लिखना होता है, उनके चित्र भी बनाने होते हैं। पूरा कार्य प्रोजेक्ट फाइल में लिखने के बाद जो एग्जामिनर आते हैं उनके द्वारा हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी के बारे में हमारे लिए बताना होता है। जो टॉपिक हमने लिखा है प्रोजेक्ट कार्य में, उनके द्वारा हमारा वाइवा लिया जाता है कि हमारे लिए जो हमने टॉपिक लिखा है उसके बारे में हमारे लिए बताना है। जो भी सर पूछते हैं उसके बारे में बताना है कि हमारे लिए क्या क्या पता है, क्या क्या नहीं पता है उस टॉपिक के बारे में। तो उसी से हमारे 30 नंबर मिलते हैं प्रैक्टिकल के। तो उसी के बारे में बताया गया है। तो मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।